Hello students, so today we are going to start बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो किन फंडामेंटल्स पर बेस्ड था, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो मॉडल था ये मानता था इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर। दूसरी बात, ये क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करता था। किसको फॉलो करता था? क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करता था। और क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है कि ये न्यूटोनियन फिजिक्स को फॉलो करता था। न्यूटोनियन फिजिक्स को फॉलो करता था, यानी कि ये F इक्वल टू एम ए को जानता था, एंगुलर मोमेंटम को जानता था, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को भी, उसके बारे में भी हमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दे सकता था। ठीक है, तीसरी बात है कि ये बंदा भी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को समझता था और उसी को फॉलो करता था। सर, इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे कहना चाहता हूं कि ये भी मानता था कि एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन क्वांटा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? क्वांटा के रूप में होता है या फोटॉन्स के रूप में होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते थे? E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये सब आपको आता होगा। चौथी बात, ये जो रूल था, ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था, ध्यान से देखिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए एप्लीकेबल था? हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल था। हाइड्रोजन लाइक से सर आप क्या कहना चाहते हैं? हाइड्रोजन लाइक से मैं कहना चाहता हूं कि इट कैन बी इक्वल टू हीलियम प्लस। ये हीलियम प्लस के लिए भी चल सकता था। क्यों? क्योंकि सर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो ये भी कैसा हो गया? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। हाइड्रोजन भी कैसी है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यानी कि ये मॉडल किसके लिए बनाया गया था? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। क्लियर है क्या? अब अगर आप लिथियम 2+ को देखना चाहें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 3, और यहाँ आप कितना कर दें? -2, तो ये भी देखिए एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन जाएगी। आप अगर बेरिलियम 3+ देखना चाहें तो ये आएगा 4, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, ये भी एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। यानी कि हीलियम प्लस, Li2+ और बेरिलियम 3+ पर भी हम बोहर का एटॉमिक मॉडल लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज वर वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, क्या कैल्शियम 2+, सर क्या मैग्नीशियम 2+, Li2+, K+, CS+, इनमें से हम किसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल लगा सकते हैं? तो इसमें हम Li2+ में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसा बनेगा? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनेगा। क्या बनेगा? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बाकी सारे कैसे हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। इनमें हम बोहर का मॉडल नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? अब इसके आगे देखिए, बोहर के मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट देखिए क्या कहता था। फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल कहता था, अभी हमने बेसिक जानकारियां ली, अब हम पोस्टुलेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट कहता था वही बात जो रदरफोर्ड ने कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग
in a circular path, nucleus is present at the center of atom, where neutrons and protons are present, and protons are positive charge या positively charged और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? अब देखिए कितनी बढ़िया बात है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा एक एटम, ये क्या है? न्यूक्लियस, और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ पर कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक बात है। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है? ये मान लीजिए इनकी रेडियस है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट की ओर चलते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश है। देखिए सेकंड पोस्टुलेट कितना इम्पोर्टेंट था अपने आप में और किस तरीके से हमें एक एक बात बताएगा। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास मान लीजिए m है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? m, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है प्यारे बच्चों? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। अब आप बताइए, जब ये एक, आपको पता होगा जब ये एक सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये वाला फोर्स। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान से देखिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर जी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप पढ़ के आए होंगे। अब सर Q1 की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए आपने इसको Q1 मान लिया और इसको क्या माना? Q2। तो Q1 तो आप जानते हैं जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है उसी को ले लेंगे। Q2 के कारण केस में क्या होगा? Q2 का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर जितना भी चार्ज होगा वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? Q2 बनेगा। वो क्या बनेगा? Q2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होंगे? Z के बराबर होंगे। तो अगर मैं टोटल Q2 पूछूं तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज। तो Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? Z इंटू E, यानी कि एटॉमिक नंबर इंटू E। तो अपन इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? K इक्वल टू Q1 कितना रखा था? E, और Q2 कितना रखा? Z इंटू E, और ये क्या आ गया? R स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं? KZ, बोलो बच्चों, E स्क्वायर बाई R। ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली? और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया है, ध्यान से देखिए, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा होगा जिसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? mv स्क्वायर बाई r। कितनी होगी?
mv²/r। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टिका हुआ है तो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए इसको रफ करना चाहता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मैं लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके बराबर लिख सकता हूं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लिख सकता हूं। किसके बराबर लिख सकता हूं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं के ZE²/R इक्वल टू mv²/r। यहां पर r², तो r से r कैंसिल, ये आ गया के ZE²/R इक्वल टू mv²। क्लियर है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है और इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमने यहां पर एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक बात है प्यारे बच्चों, ये रिलेशन समझ में आ गया। तो इट वाज कंप्लीट पोस्टुलेट नंबर 2 ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद हम थर्ड पोस्टुलेट पढ़ेंगे और उसी थर्ड पोस्टुलेट से बहुत सारी जानकारियां निकल कर आएंगी हमारे सामने। प्लीज ध्यान से देखिए। थर्ड पोस्टुलेट कहता था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन उन्हीं रास्तों पर घूमेगा। इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल ओनली इन दोज सर्कुलर पाथ्स हुज एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उन्हीं रास्तों पर चलेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सर इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है n = 1 भी लिख सकते हैं, n = 2 भी लिख सकते हैं, n = 3 लिख सकते हैं, n = 4 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इनकी वैल्यू यहां पर पुट करूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये हो सकता है h/2π, ये हो सकता है 2h/2π, ये हो सकता है 3h/2π, ये हो सकता है 4h/, क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? 4h/2π हो सकता है। इनकी वैल्यू कभी भी n = 1.5, 1.25, 2.75 इस तरीके की फ्रैक्शनल वैल्यूज एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रास्ते हैं बच्चों, और रास्ते कभी भी आगे अधूरे नहीं होते हैं। रास्ते या तो होते हैं या नहीं होते हैं। क्लियर है? इसलिए ध्यान रखना कि n हमेशा 1 2 3 4 ही होगा। ऐसा नहीं होगा 1.25 लिख दिया और बोले हो गया रास्ता। इस तरीके की कोई बात। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं रास्तों पर चलेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग चौथी बात समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी बहुत आगे चलेगा और ये आपको बहुत मदद भी करेगा। अभी तीसरी बात पे कुछ और बातें सीखनी है। इसी तीसरे पोस्टुलेट में सीखना है कि ये हमने अभी तो बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा। देखिए ये बात तो मैंने सिखा दी आपको, सिखा दी कि नहीं सिखा दी? अब ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है r×p, ठीक है, रेडियस इनटू क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये मान लीजिए हमारा सेंटर पॉइंट था, ये मान लीजिए रेडियस थी, और ये वेलोसिटी से भाग रहा था, तो मोमेंटम तो होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भाई साहब मास भी प्रेजेंट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं? r×p, p की जगह m × v, और v भी वेलोसिटी वेक्टर को ले लिया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो ये क्या आता है? m
इंटू वी इंटू आर इंटू साइन थीटा। क्या आता है प्यारे बच्चों? साइन थीटा। और चूंकि ये 90 डिग्री पे चल रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम वी आर साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हम लिख सकते हैं एम वी आर। क्लियर है? अब अगर इसी एंगुलर मोमेंटम की यूनिट निकालनी हो, क्या निकालनी हो? यूनिट निकालनी हो, तब तुम क्या लिख सकते हो? इसकी क्या बनेगा? किलोग्राम। इसकी क्या बनेगी? मीटर पर सेकेंड। ये क्या बनेगी? मीटर। तो यूनिट निकालोगे क्या? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? तो अब अगर मैं फाइनल एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? जहां पर h तो आप जानते ही हैं क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और पाई की वैल्यू तो आजकल रिक्शे वाले को भी पता है, इसको क्या कहते हैं? 3.14। क्या कह सकते हो? 3.14। क्लियर है? इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली। ये थर्ड पोस्टुलेट का ही हिस्सा था। अब इसके आगे ध्यान से देखिए, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? फोर्थ पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में चलता है, आगे ये बात प्रूफ भी होगी, इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ पे चलता है, इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ पे चलता है उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। सर उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज they have fixed amount of energy। उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे देखिए, फिफ्थ पोस्टुलेट देखने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत आसान है। फिफ्थ पोस्टुलेट सिक्स्थ पोस्टुलेट एक साथ हम देख सकते हैं। ये मान लीजिए न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल कहलाती है, ये सेकेंड शेल कहलाती है, ये थर्ड शेल कहलाती है, ये फोर्थ शेल कहलाती है। इसके आगे भी शेल हो सकती है। अब देखिए ये फर्स्ट शेल है तो इसको n इक्वल टू 1, इसको n इक्वल टू 2, इसको n इक्वल टू 3 और इसको n इक्वल टू 4। अभी हम पढ़ के आए हैं इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो इनके पास इनकी अपनी एक एनर्जी होगी, तो इसको हम नाम क्या दे सकते हैं? E1 एनर्जी। इसकी एनर्जी को नाम दे सकते हैं E2 एनर्जी। इसकी एनर्जी को नाम दे सकते हैं E3 एनर्जी। इसकी एनर्जी को नाम दे सकते हैं E4 एनर्जी। और इन शेल्स को भी नाम दिए गए। इसको कहा गया K शेल, इसको कहा गया L शेल, इसको कहा गया M शेल, इसको कहा गया N शेल। KLMNO, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। इधर भी आप इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास इतने ही 7 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं, इसलिए हम इतना 7 तक लिखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था। और ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कहता था कि इलेक्ट्रॉन, आगे ये प्रूफ भी होगा, मैं ही प्रूफ कराऊंगा, इलेक्ट्रॉन जब इस पर्टिकुलर शेल में चल रहा है या इस पर्टिकुलर शेल में चल रहा है या इस पर्टिकुलर शेल में चल रहा है या इस पर्टिकुलर शेल में चल रहा है, वो कभी भी एनर्जी एमिट या एब्सॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाता है तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब या एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल्स पे जाता है तो वो
फोटॉन्स या एनर्जी को एमिट या एब्सॉर्ब करेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये दो एनर्जी शेल्स थी, एक मान लीजिए E1 था और एक मान लीजिए E2 था। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैंने ऐसा कहा कि इसके पास 15 जूल एनर्जी थी। रफ ले रहा हूं, ये नहीं कि दिल पे लेने लगो। ये थी 10 जूल। क्लियर है क्या? बोलो। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ही भाई साहब रखा हुआ था। अब इसके पास 10 जूल थी, तो इसको कितनी जूल एनर्जी का जुगाड़ करना पड़ेगा? 5 जूल एनर्जी का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? 5 जूल एनर्जी कहीं से लेकर आएगा। बोलो। और जो ये एनर्जी लेकर आएगा वो किसके फॉर्मेट में लेकर आएगा? फोटॉन्स के रूप में। क्योंकि सबसे पहले ही जब मैंने बोहर मॉडल शुरू किया था तभी ये कह दिया था कि ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को फॉलो करता है। लोग बोहर का मॉडल पूरा पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चों को पहले ये नहीं बताते कि ये इसी को फॉलो करता था। मान लीजिए वो आइंस्टीन की एनर्जी को फॉलो करने लगता, तो जहां तुम h न्यू लिखते हो वहां पर mc स्क्वायर लिख रहे होते। क्या लिख रहे होते? mc स्क्वायर। बहुत बारीक बात बता रहा हूं, ध्यान से। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाऊं तो मेरे को E2 पर पहुंचना है, तो मेरे पास E1 एनर्जी पहले थी एंड आई हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसको मैंने क्या लिख दिया? x। और ये जो x अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो मैंने किसके फॉर्मेट में ली थी? फोटॉन्स के फॉर्मेट में ली थी। किसके फॉर्मेट में ली थी? फोटॉन्स के फॉर्मेट में ली थी। तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई साहब? डेल्टा E इक्वल टू h न्यू which is delta E equal to hc by lambda। क्लियर है क्या? दिस वाज द सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इतनी बातें बता दी गई। अब अपन लोगों को एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल शुरू करना है। देखिए ध्यान से, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है भाई साहब ये। एक बार आप पढ़ लेंगे ध्यान से तो जेई, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेई मेन में भी सवाल आता है और एडवांस में भी आता है। और किस्मत अच्छी रही फिजिक्स में भी आता है, तो मान लो वहां भूल गए तो यहाँ कैसे काम चला लोगे? क्लियर है क्या? बोल दो। तो एप्लीकेशन पार्ट में देखते हैं किस तरीके से हमें इसकी चीजें, हमें तीन ही चीजें निकालनी है। सर कौन कौन सी? अपन को रेडियस डिराइव करनी है ऑर्बिट की, अपन को वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, अपन को एनर्जी बताना है जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में दौड़ रहा है। क्लियर है क्या? तीन बातें समझनी है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेडियस। और रेडियस को निकालने के लिए अपन दो चीजें प्रूफ करके आए हैं। एक फॉर्मूला लिखा था KZE स्क्वायर बाई R इक्वल टू MV। क्या लिखा था? KZE स्क्वायर बाई R इक्वल टू MV स्क्वायर। बोलो, ये प्रूफ करके आए थे क्या? और एक हमने क्या लिखा था? बोलो बच्चों, एक हमने क्या लिखा था? MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई। क्लियर है? बोल दो भाई लोगों। अब क्या करें? इसको स्क्वायर कर दीजिए। किसको स्क्वायर कर दीजिए साहब? सेकेंड इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑन लिख लीजिएगा, ऑन स्क्वायरिंग सेकेंड इक्वेशन, ऑन स्क्वायरिंग सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से। क्या लिखोगे? m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है क्या? अब इसके आगे क्या लिखोगे? v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो लिखोगे n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और क्या लिखोगे? r स्क्वायर। ठीक है? इतनी बातें समझ में आ गई क्या? इतनी बातें समझ में आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या आएगा? k z
ई स्क्वायर बाई आर, और यहां पर आया m, यहां पर आया n स्क्वायर, h स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, n स्क्वायर, r स्क्वायर, r से r कैंसिल, m से m कैंसिल। क्लियर है क्या? तो अब अगर हम इससे r की वैल्यू लिखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू एच स्क्वायर n स्क्वायर, और क्या आएगा प्यारे बच्चों, के की वैल्यू अभी बताऊंगा, के, और यहां पर क्या आएगा, ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। क्लियर है? और यहां पर क्या आएगा, z। देख लीजिए सारी बातें लिखकर आई है क्या? क्या आया है r को मैं इधर ले गया, n स्क्वायर h स्क्वायर आ गया, 4 पाई स्क्वायर m, और k z उधर से आया, बोलो ठीक है, और ई स्क्वायर भी उधर से आ गया। ठीक बात है। अब हमने जब ये लिखा, अब देखिए बाकी सब कांस्टेंट है, एच स्क्वायर, के ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m, एन स्क्वायर z। जब आप, अब देखिए n स्क्वायर z हमारे वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि z एटॉमिक नंबर है, तो वो भी हाइड्रोजन के लिए भी हो सकता है और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी हो सकता है, और n तो शेल बदल रही होंगी। और अगर आप इन सबको सॉल्व करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ रही है। मैंने ये वैल्यू किस में निकाल के रखी है, एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? सो नाउ वी हैव डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ रेडियस। क्या निकाल लिया हमने, रेडियस निकाल लिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 1 पर और हाइड्रोजन के लिए निकालें तो बोहर की पहली रेडियाई क्या आएगी, पहली शेल की रेडियाई क्या आएगी, r1 की वैल्यू क्या आएगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसके आगे भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है कि एक बात? अब इसके आगे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमने अगर रेडियस निकाल ली है तो, अब देखिए रेडियस तो निकाल ली है, तो हम यहाँ पर कुछ ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ आप r और 1/z के बीच में प्लॉट करना चाहें, और 1 और n को क्या मान ले, कांस्टेंट, n को क्या मान ले, कांस्टेंट। तो ग्राफ सर कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि मैं इस ग्राफ को किससे इक्वेट कर रहा हूं, y इक्वल टू mx, वेयर x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/z, और y की वैल्यू कितनी हो गई, r, और बाकी सारे अपन का क्या हो गया, स्लोप वाला मामला हो गया। अब अगर एक मैं ग्राफ, ध्यान से देखें, अब अगर मैं एक ग्राफ r इंटू n के बीच में, r वर्सेस n के बीच में खींचूं और z को कांस्टेंट कर दूं, किसको कांस्टेंट कर दूं, z को कांस्टेंट कर दूं, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। क्लियर है? ये सारे ग्राफ आप वैल्यू रख के पुट भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एकदम सही ग्राफ मिल रहे हैं। अब मान लीजिए एक ग्राफ आप r वर्सेस z का खींचना चाहें, किसका खींचना चाहें, r वर्सेस z का, तो ये कैसा आएगा, y इक्वल टू 1/x की तरीके का ग्राफ आएगा, और इसकी जो ये ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से ग्राफ भी बनाना सिखा दिया। अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, नाउ वी विल डेराइव द वेलोसिटी। अब हम लोग किसको डेराइव करने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी के लिए अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ r की वैल्यू उठा के इधर से उधर रख देनी है। तो r की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी, nh 2 पाई mv। तो यही वाली r की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r
पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। क्लियर है क्या? तो अब इसकी वैल्यू अगर रखोगे तो क्या आएगी बोलो, के जेड ई स्क्वायर, आर की जगह एन और ये आ गया एच, इसको पलट के ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा 2 पाई एम वी आ जाएगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एम वी स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, एम वी स्क्वायर। तो देखिए एक v से v कैंसिल, m से m कैंसिल। अब समझ में आ रहा है क्या बोलो बच्चों? और अगर हम वेलोसिटी को लिखेंगे तो लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ध्यान से देखें, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई, और यहां पर लिखेंगे h, और यहां पर क्या आ जाएगा बोलिए, वेलोसिटी इधर आ गई और ये आ गया z और ये आ गया n। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान से देख लीजिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एन एच। ठीक बात। अब अपन ने ये जब काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो हम इसकी अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी सारी बातें कांस्टेंट है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 2.18 इंटू 10⁶ z इंटू एन। क्लियर है क्या? बोलो z बाई एन, सॉरी। और ये किस में वैल्यू आएगी, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसमें वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड में। इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है बच्चों? पक्का? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये देखो यार 2 बार z लिख दिया, ये z हटा सकते हैं। ठीक है, के ई स्क्वायर 2 पाई h और z है। ठीक है, बोलो क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। हमने वेलोसिटी भी निकाली। अब अगर आप वेलोसिटी के कुछ ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो कैसे ड्रॉ कर सकते हो? देखो ये मानो वेलोसिटी और ये 1/n, z को कांस्टेंट कर दो तो ये सीधा ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मैंने आर के सिखाए थे वैसे ही वेलोसिटी के भी आप सीख सकते हैं। ठीक बात है। अब इसके आगे हम लोग लास्ट काम करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। एक अभी ये पढ़ाया है, फिर इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, कुछ और बातें बतानी है, और फिर हम बोहर के मॉडल की लिमिटेशंस भी देखेंगे। आज हम लोग लास्ट पार्ट को करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अब टोटल एनर्जी को निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब ध्यान से देखिए ये टोटल एनर्जी किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपने मेरे पुराने डेरिवेशन को बहुत मन से देखा है और समझा सुना है तो देखिए कितनी बेहतरीन बात है। हम लोग अभी लिख कर आए थे के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन वी। अब अगर इसी को मैं हाफ से एन वी स्क्वायर, अब अगर मैं इसी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, ये भी सॉरी 2r, ये हाफ एम वी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। क्लियर है क्या? ये काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हम पहले ही जानते, पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग शायद बिल्कुल आसानी से जानते होंगे, मैं फिर भी समझा देता हूं। मान लीजिए ये Q प्लस चार्ज है, ये मान लीजिए Q नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको जाननी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है प्यारे बच्चों, के Q1 Q2 बाई आर।
अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी में, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। क्यों सर, क्योंकि पोटेंशियल अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यानी कि कंपाउंड और बॉन्ड और जो भी चीजें हैं दे आर गेटिंग स्टेबलाइज, और अगर कोई भी चीज स्टेबलाइज हो रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। और अगर एनर्जी डाउन हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस के Q1 Q2 बाई आर। क्लियर है क्या? मैं और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूं, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करूं, ये मान लीजिए जीरो एनर्जी की लाइन है, और अगर मान लीजिए दो चार्ज एक दूसरे के पास आना चाहते हैं तो पहले मान लीजिए वो दूर दूर थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई कमी नहीं, लेकिन जब वो पास पास आने लगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होने लगा, ड्रॉप होने लगा। क्या होने लगा, पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप होने लगा। आप लोग सब केमिकल बॉन्डिंग में भी ये बात पढ़ी होगी, ये मान सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। क्लियर है? देख लीजिए, ये नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, और अब अगर हम टोटल एनर्जी को रखें तो रखेंगे टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी रखेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो टोटल एनर्जी प्यारे बच्चों क्या आ गई, ध्यान से देखिएगा, माइनस इन दोनों को बस का ये Q1 Q2 को भी आप उसी में रख सकते हो, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, चलो पहले Q1 Q2 ही लिखा रहने दो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो आप अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ये अपने पास क्या आई, टोटल एनर्जी। ये क्या आई, किसी भी शेल की जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये क्या आई है, उसकी टोटल एनर्जी। और प्यारे बच्चों ये क्या आई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या आई है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबलाइज। और अगर कोई भी सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम ही होगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम है, जो अनस्टेबल है वो एक्साइटेड है, ज्यादा एनर्जी। आप अभी बैठे हुए YouTube पर मेरा चैनल देख रहे, पढ़ रहे हैं, और अभी मैं आपको एक तमाचा रसीद दूं तो क्या करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ चुकी है तो आप क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। ठीक है क्या? तो ये अपन ने क्या निकाल ली, टोटल एनर्जी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अपन ने क्या निकाल ली है, टोटल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, बहुत छोटी सी बात सिखाना चाहता हूं कि अब अगर इस टोटल एनर्जी को, चलिए ये और इसका डेरिवेशन का एक और पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं। एक ये टोटल एनर्जी निकल कर आई है, ये ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, प्लीज बच्चों ये देख लीजिए। ये टोटल एनर्जी आ गई, ये कौन सी एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, बोलो। और काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, बोलो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक बात है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी, सॉरी पहले काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि अपन को क्या समझ में आया, ऑन इंक्रीजिंग द
on increasing the radius kinetic energy decreases. On increasing the radius kinetic energy decreases. सर ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके आगे आप क्या कह सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या? आप बताइए बोलिए, बता सकते हैं क्या? काइनेट टोटल एनर्जी क्या हो रही है? ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस, ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। अब देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ध्यान से देखिए। पोटेंशियल एनर्जी भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये वैल्यू कैसी है? आर। तो इससे समझ में क्या आया? ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस potential energy increases. On increasing the radius, on increasing the radius potential energy increases. अब ध्यान से देखिए अगली बात क्या कह सकता हूं। अब देखिए टोटल एनर्जी के बारे में क्या, टोटल एनर्जी भी देखिए -1/r है। ये नेगेटिव के मामले चल रहे हैं इसलिए केवल बोल रहा हूं। तो यहां पर भी क्या लिखोगे? On increasing the radius total energy increases। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी प्रूफ भी करवा के रखूंगा। On increasing the radius total energy increases, यानी कि जो हमारी E1 बनी है वो क्या है? उसके पास एनर्जी सबसे कम है, और उसके पास एनर्जी सबसे कम है प्यारे बच्चे, तो वो कौन सी बनेगी? ग्राउंडेड स्टेट बनेगी। वो कौन सी बनेगी? ग्राउंडेड स्टेट बनेगी। क्लियर है क्या? ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं के सहारे आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपको एक बात, दो बात और सिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ये वीडियो फिनिश करूंगा और फिर आप आगे देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए कि ये टोटल एनर्जी हम लोगों ने अभी निकाल ली। अब ये टोटल एनर्जी जो वैल्यू आई है, प्लीज ध्यान से देखिए, हाफ या लिख सकते हैं 2r, और ये क्या लिख सकते हैं? kz क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? kz स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? r की वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? क्या करेंगे प्यारे बच्चों? r की वैल्यू को पुट करेंगे। किस पर पुट करेंगे? टोटल एनर्जी पर। तो जब टोटल एनर्जी पर r की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिए, माइनस क्या आएगी? माइनस kz स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है इसलिए देख रहा हूं, केवल r की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं आएगा। 4 पाई m, ये kz स्क्वायर, और यहां पर आएगा 2n स्क्वायर h स्क्वायर। ध्यान से देखिए, सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट मिलेगी एक्सेप्ट एक z और किसके अलावा? n के अलावा। तो अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं? -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए बच्चों, तो आएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4, यहां पर आएगा h स्क्वायर। ये z स्क्वायर को हम बाहर ले जाते हैं और लिख सकते हैं z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। जब आप इस टोटल एनर्जी को सॉल्व करेंगे, ये पूरे कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इसके आगे टोटल एनर्जी को अगर आप किलो जूल पर मोल में लिखना चाहें
तो ये वैल्यू आएगी -1312 Z स्क्वायर N स्क्वायर सॉरी किलो जूल पर मोल। क्लियर है क्या बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैंने ये वैल्यू सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि लंबी चौड़ी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ गया? बोलो। अब जब तुम्हें ये समझ में आ गया तो ध्यान से देखने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। अब अगर हम यहाँ पर हर कुछ शेल्स लेते हैं और उनकी एनर्जी निकालने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए एक शेल ली, ये दूसरी शेल ली, ये तीसरी शेल ली, ये चौथी शेल ली। ठीक है, 4 शेल तक देखते हैं। ये लिखते हैं n = 1। हाइड्रोजन के लिए निकालने की कोशिश करेंगे। n = 2, n = 3, n = 4 और किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, कितना आसान है, कुछ नहीं करना। ये लिखा -13.6 और z की वैल्यू 1 है तो z स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ क्या लिख देंगे? n स्क्वायर। क्या लिख देंगे? n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे पहले शेल पर, तो कितनी आ जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? -13.6/4। क्लियर है? यहाँ पर कितनी आएगी? 13.6/9। यहाँ पर कितनी आएगी? 13.6/16। अब देखिए आप लगातार एक बड़े नंबर, सिंपल मैथमेटिक्स भी, कई लोग कहते हैं वैल्यू याद करो, मैं कहता हूँ वैल्यू मत याद करो। अब आप एक देखिए लगातार एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो अगर आप एक बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज कैसी होती चली जाएंगी? छोटी होती चली जाएंगी। लेकिन मेरे भाई ये वैल्यूज दी किसमें है? नेगेटिव में। किसमें दी गई है? नेगेटिव में दी गई है। अगर ये वैल्यूज नेगेटिव में दी गई है तो जो सबसे बड़ा होगा वैल्यू वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। अरे बोलो यार, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में दी गई है तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी आई? E1 की। सबसे कम एनर्जी किसकी आई? E1 की। फिर किसकी आई? E2 की। फिर किसकी आई? E3 की। फिर किसकी आई? E4 की। बोलो प्यारे बच्चों, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे कम आई है, इसीलिए इसको दुनिया वाले ग्राउंडेड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंडेड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंडेड स्टेट कहते हैं। और बाकी जो ऊपर की स्टेट्स हैं उनको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट्स। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक बात सिखाता हूं, ध्यान से समझना, बड़ी बारीकी है। जब न्यूमेरिकल लगाओगे, मैं नेक्स्ट क्लास में ट्यूटोरियल की क्लास लूंगा, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट इसी के बताऊंगा और बोहस के लिमिटेशंस बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल लगाने को मिलेंगे आपको। ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको कुछ बात सिखाना चाहता हूं और रिडबर्ग कांस्टेंट भी प्रूव कराऊंगा। क्या प्रूव कराऊंगा? रिडबर्ग कांस्टेंट प्रूव कराऊंगा। ध्यान से देखिए, ये E1 ये E1, ये E2, ये E3, ये E4, ये E5, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंडेड स्टेट। क्या कहते हैं? ग्राउंडेड स्टेट। जिसकी एनर्जी कितनी निकाली थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि नेगेटिव साइन था। बोलो यार, ठीक है। अब अगर तुमने इसकी लिखी होगी तो कितनी लिखी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 4। इसकी लिखी होगी 13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, ये भी H एटम की कहानी चल रही है। जो मेरे पीछे पड़ जाओ बोलो तूने Z की वैल्यू तो नहीं लिखी है। अब देखो, ये -13.6 और ये क्या लिखोगे? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बोला क्या? ये -13.6, ये
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीखने की बात ये सिखा के आया हूं। सीखने की बात प्यारे बच्चों ये है कि ये अगर ग्राउंडेड स्टेट है तो ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। बोल दो यार, फर्स्ट एक्साइटेड, यानी कि n इक्वल टू 2 पर तुम्हें क्या मिलेगा? पहली एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। ये गलती ना कर देना। कहां पर मिलेगी पहली एक्साइटेड स्टेट? n इक्वल टू 2 पर। और n इक्वल टू 3 पर क्या मिलेगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 4 पर क्या मिलेगी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और n इक्वल टू 5 पर क्या मिलेगी? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। सो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल फिनिश किया है। सेकेंड पार्ट में 1-2 दिन में और अपलोड कर दूंगा। देन वी विल कंप्लीट दिस फिनोमिना, दिस थ्योरी। Thanks for watching. Please like, share, subscribe.